हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 वन और वन्य जीवन संसाधन शुरू किया था। हमने जाना कि जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है, और वन और वन्य जीवन के वर्गीकरण के बारे में भी जाना, और ये भी जाना कि किस तरह से मानव क्रियाएं हैं वो प्रकृति और वनस्पति जात के लिए विनाश का कारण बन रही है। आज हम जानेंगे कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वन और वन्य जीवन और वनों में तेजी से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, यानी पर्यावरण संतुलन बना रहता है, और ये हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा भी बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण लेते हैं कि अगर हम कृषि है, इसमें भी अभी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जीव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन को बनाए रखने के लिए निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। यानी कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, 1972 में। जिसमें क्या था? जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर और वन्य आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया था। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव के लिए शिकार प्रतिबंधन पर और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि से संबंधित नियम बनाए गए थे या उन पर जोर दिया गया था। इसके पश्चात केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण एवं आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। आइए अब हम जानते हैं बाघ परियोजना के बारे में। वन्य जीवन संरक्षण में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया था कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना या भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि होना इस बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। यानी कि बाघों की संख्या का मुख्य कारण क्या है कि एक तो उन्हें व्यापार के लिए चोरी करना, उनके आवासीय स्थलों का सिकुड़ना या फिर भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण भी यह जाति विलुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, और ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ये बाघ संरक्षण एक मात्र संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका जो उद्देश्य है बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार और ऐसे ही असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। यानी आप फिर से देखिए, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ही असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। ठीक है, ये भारत में बाघ परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं वन और वन्य जीवों के संसाधनों के प्रकार और वितरण की। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो इनका प्रबंधन करना, उन पर नियंत्रण करना या उनका विनिमय करना अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग के या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इनको निम्नलिखित श्रेणियों में, निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है वनों को। सबसे पहले आते हैं आरक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन आरक्षित घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी कि जो आरक्षित वन है सबसे अधिक मूल्यवान है। ठीक है, फिर आते हैं रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होती हैं वो अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जो आरक्षित और रक्षित वन हैं ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनके रखरखाव, इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थ और उनके बचाव के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो कि कुल वन क्षेत्र का 75% से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात में अधिकतर वन अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और गुजरात, इसमें अधिकतर वन हैं जो अवर्गीकृत वन हैं और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है और हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीवों के आवासों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम और कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं और भारी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। कौन सा है वो राज्य? राजस्थान के अलवर जिले में क्या किया गया है कि 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम और कानून हैं
और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाया जाता है। और हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा है, अपितु उसने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को किस तरह सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित करना अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास करना अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन करना संभव हो गया है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत जो हुई थी 1988 में हुई थी, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। वनों के विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें इस गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण से इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की जो क्रियाशीलता है, इनसे ये सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु उन स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे विकास परियोजनाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रफुल्लित हो। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या जाना कि जो ये वन और वन्य जीवन है, इनके लिए ये मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये लेसन केयरफुली रीड कीजिए।